शुरू करते हैं। अब अपन जितना कल सिगमंड फ्राइड वाला पढ़ा था उसके आगे की बात करते हैं। देखिए ऐसे कैसे हो रहा है, अच्छा बहुत बड़ा कर दिया इसे। देखिए मनोविश्लेषण का सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे इड, ईगो एंड सुपर ईगो पढ़ा। यदि इड है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाए किस पर, सुपर ईगो पर, कहने का मतलब यदि शारीरिक आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो मानसिक आवश्यकताओं पर हावी हो जाए, मानसिक आवश्यकताओं को दबा दे, तो कैसी स्थिति बनेगी? इंसान सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सुखवादी भोगवादी बन जाएगा, उसे अच्छे बुरे का कोई ख्याल नहीं रहेगा, उसके बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, प्रबल इच्छाएं हो जाएगी। और उस स्थिति में यदि किसी भी बालक या व्यक्ति की इच्छा को दबा दिया जाता है ऐसी कंडीशन में, तो वो बालक फिर अपराधी बन जाता है। समझ में आई बात? मान लो कोई बच्चा है, उस बच्चे की मतलब छोटी छोटी ख्वाहिशें, बिल्कुल छोटी छोटी, आप उसको मतलब कभी उसकी ख्वाहिश पूरी करते हो कभी नहीं करते हो तो चलेगा। मान लो आप उसकी कंटिन्यू उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को प्रेस कर रहे हो, तो फिर वो कहाँ पर आ जाएगा, वो अपराधी प्रवृत्ति पर आ जाएगा। जैसे मान लो एक कोई छोटा बच्चा है, या मान लो 11th-12th का बच्चा है, इतना सा है, ठीक है, 11th का है, मान लो 12th का, उसको उसके घर वाले मान लो छोटी छोटी चीज़ें के लिए वो डिमांड कर रहा है कि 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, ऐसे। जैसे वो कभी कुछ लाता है कभी कुछ लाता है ऐसे। तो वो जब कभी 4-5 दिन होते हैं, कहते 20 रुपये दो, 10 रुपये दो, ऐसा कुछ करता है, या मोबाइल में रिचार्ज करवाता है, कुछ भी। अब मान लो उसके घर वाले ऐसे हैं कि उन्होंने मतलब हर चीज़ में क्या लगा दी पाबंदी, ये इच्छा भी तेरी पूरी नहीं होती, आइसक्रीम खाना नहीं खाना, उसके बाद क्या करेगा वो पता है, लाड लो, वो चोरी करेगा बाद में। समझ में आई बात? या फिर अन्य कोई दूसरे सोर्स ढूंढेगा जिससे क्या मिले उसको, थोड़ा बहुत पैसा। तो बच्चे की ख्वाहिश को कंटिन्यू पूरा ना करे कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी उसकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर किसी के घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती है, किसी के भी घर की परिस्थितियाँ इतनी ऐसे नहीं होती है कि वो 10-20 रुपये की भी कोई चीज़ के लिए बच्चे को ऐसे मना जाते। समझ में आई ना बात? इतना किसी के नहीं होता, बाकी सब दिखावे की बातें होती है बात। समझ में आई बात? चलिए, जैसे आपको मैं बताऊं, कई बार कोई बुक्स लानी होती है, ऐसा कोई काम होता है, तब देखना 100-150 रुपये की बुक रहती है, तो भी मान लो ऐसे बोल देते कि इस बच्चे की परिस्थिति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो लाड लो यार, ओप्पो का 25,000 का मोबाइल कैसे लेके आया वो? हाँ, हर महीने मिनिमम 200 रुपये का रिचार्ज होता है, वो कैसे कर रहा है? समझ में आई कि नहीं आई बात? पैसा तो होता है, लेकिन पैसा उनकी प्रायोरिटी में नहीं होता है। उनकी प्रायोरिटी मोबाइल होती है, ये होता है, वो होता है। बुक का तो लास्ट में बच्चे का देख लेंगे, वरना करना ही क्या है क्या नहीं? ऐसे तो बात क्या थी? बात ये थी कि यदि इड मतलब अहम का आच्छादन सुपर ईगो अर्थात परम अहम पर हो जाता है, तो फिर क्या होता है? और उस स्थिति में यदि व्यक्ति की इच्छाओं को दबा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? अपराध। नंबर 2, चलो इस चीज को लिख देते हैं। देखो, यदि इड का आच्छादन, यदि ईड का आच्छादन सुपर ईगो पर यदि ईड का आच्छादन सुपर ईगो पर हो जाता है तथा ऐसी स्थिति में यदि बालक की इच्छाओं को दबाया जाए तथा ऐसी स्थिति में यदि बालक ऑब्लिक व्यक्ति की इच्छाओं को दबाया जाए तो वह अपराधी बन जाता है। ये तो अगला, अब नोट डाल के लिखेंगे अपन एक एक चीज। नोट,
भाई सिगमंड फ्राइड ने अपने कुछ शब्द दिए। सिगमंड फ्राइड ने एक शब्द दिया था, नार्सिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि शेषवावस्था, शेषवावस्था कौन सी अवस्था होती है लाडलो? 0 से लेकर, जन्म से लेकर 5 साल का बच्चा, इस कैटेगरी का जो भी बेबी होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो किस में आता है? शेषवावस्था। बोला शेषवावस्था में क्या होता है? बच्चा खुद से ही प्रेम करता है। समझ में आएगा? उस बच्चे को खुद से ही प्रेम रहता है, वो अपने आप में मस्त रहता है, उसको खुद ही अच्छा लगता है। समझ में आई ना बात? मतलब उसको खुद को खुद से ही प्रेम रहता है। और इस स्व प्रेम को सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला? नार्सिसिज्म। समझ में आई बात? तो स्व प्रेम की अवस्था को क्या कहा जाता है? नार्सिसिज्म। चलिए इस बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो लिखो, फ्राइड के अनुसार, फ्राइड के अनुसार एक बालक, फ्राइड के अनुसार शेषवावस्था का शेषवावस्था का एक बालक, शेषवावस्था का एक बालक अपने आप से ही प्रेम करता है, अपने आप से ही प्रेम करता है। इस स्व प्रेम के भाव को ही नार्सिसिज्म की संज्ञा दी गई। इस स्व प्रेम के भाव को ही नार्सिसिज्म की संज्ञा दी गई। इस स्व प्रेम के भाव को ही नार्सिसिज्म की संज्ञा दी गई। नार्सिसिज्म की संज्ञा दी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक और शब्द दिया था और उस शब्द का नाम था लिबिडो। लिबिडो क्या होती है, क्या नहीं होती, इसके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेज लिख रहे हो? लिखो। अच्छे से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। अगेन बता देता हूँ, कल 11 से लेकर 12 बजे तक टेस्ट है, ठीक है ना? 11 से 12, 60 मिनट का टाइम है, 50 आपके क्वेश्चन, ठीक है ना? सभी लोगों नेगेटिव मार्किंग हाँ रख देते हैं। क्यों? तो क्या चलाओगे आप? नेगेटिव वैसे मेंटेन हो जाएगा। 10 में 3 सही कर देना, बराबर कर देगा। मेंटेन करते रहना, ऐसा नहीं होगा मेंटेन। छुट्टियां रखते हो लाड में, पहले लेते हो जीवन का भरपूर आनंद, फिर कहते हो नेगेटिव मत रखो, ये मत रखो। लिबिडो, लिबिडो क्या है? इसने कहा था कि एक बच्चे में क्या होती है? प्रेम, स्नेह और काम भावना बहुत ज्यादा होती है। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि एक बच्चे में प्रेम की, स्नेह की और काम भावना, ये भावनाएं प्रबल होती है और इन भावनाओं को संयुक्त रूप से लिबिडो कहा था। किसने? सिगमंड फ्राइड। फिर इसके बेटी जो अन्ना फ्राइड और इसका बच्चा जो शिष्य था, स्टूडेंट, वो जुंग आया, एक एरिक्सन और था। इन्होंने कहा कि ये जो लिबिडो होती है ना, उनको लिबिडो कहने के अलावा हम उसको ऊर्जा बल या जीवन शक्ति भी कह सकते हैं कि जो है वो यही है। इसी से इंसान को क्या मिलती है? ताकत मिलती है क्या नहीं? जीवन शक्ति नाम दे दिया किसको? लिबिडो। लिबिडो है क्या? प्रेम, स्नेह और काम भावना का मिश्रण, इसको बोलते हैं लिबिडो। चलिए फ्रायड के अनुसार, फ्रायड के अनुसार एक बालक में
बालक में जन्म से ही एक बालक में जन्म से ही प्रेम स्नेह एवं काम भावना प्रबल होती है। एक बालक में जन्म से ही प्रेम स्नेह और काम भावना है वो क्या होती है? प्रबल होती है। एक बालक में जन्म से ही अभी बताता हूँ, रुको जन्म से ही प्रेम स्नेह, मोबाइल निकालो आप, स्नेह वे काम भावना, फोटो खींच लेना भाई, इससे काम भावना प्रबल होती है। इसे संयुक्त रूप से लिबिडो कहा जाता है। इसे संयुक्त रूप से लिबिडो कहा जाता है। और फ्रायड के इस विचार को ही जुंग, अन्ना फ्रायड और एरिक्सन ने जीवन शक्ति या ऊर्जा बल नाम दिया। फ्रायड के इसी विचार को जुंग, अन्ना फ्रायड और एरिक्सन ने ऊर्जा बल ऑब्लिक जीवन शक्ति नाम दिया। ऑब्लिक जीवन शक्ति नाम दिया। लिखो, ये यहाँ से फोटो खींच लो, यहाँ से शुरू की, देख लो। और ये 2 क्लास हुई है अभी तक, ये 2 स्लाइड बनी है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 3 पर अब ओडिपस और इलेक्ट्रा के बारे में भी लिखा देते हैं। ओडिपस क्या है? फ्रायड के अनुसार एक बालक में क्या होता है, विशेषकर बाल्य अवस्था के समय। बाल्य अवस्था कहां से कहां तक मानी जाती है? 6 साल से लेकर 11-12 साल तक। समझ में आई सर? 6 से 12 तक का समय वो क्या कहलाता है? बाल्य अवस्था। तो एक बालक में बाल्य अवस्था के समय पैदा होने वाला वह भाव जिससे उसमें क्या होता है, अपने माँ के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। जो लड़का होता है वो अपने मम्मी से ज्यादा अटैच होता है और लड़की अपने पापा से। तो ये किस वजह से होता है? ओडिपस और इलेक्ट्रा की वजह से होता है। ऐसा किसने कहा? ये आपका सिगमंड फ्रायड ने। तो लिखिए, लगाओ ओडिपस। ओडिपस ने क्या कहा था? फ्रायड के अनुसार बालक में विशेषकर बाल्य अवस्था के समय पैदा होने वाली भावना होती है। पैदा होने वाली भावना होती है जो उसे माँ के प्रति आकर्षण का भाव, पैदा करती है तथा पिता के साथ विकर्षण को जन्म देती है।
तथा पिता के साथ विकर्षण को जन्म देती है। अगला आता है आपका इलेक्ट्रा। ये सेम यही है। फ्राइड के अनुसार बालिका में विशेषकर बाल्य अवस्था में पैदा होने वाली भावना जिसमें वो पिता के प्रति आकर्षण और माँ के साथ विकर्षण को जन्म देती है। बस तो ये लिखो इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा क्या है? ये भावना बालिकाओं में प्रबल होती है। ये भावना बालिकाओं में प्रबल होती है जब वह बाल्य अवस्था में होती है। बाल्य अवस्था में होती है। इससे वह अपनी माँ के साथ कम वे पिता के साथ अधिक स्नेह प्रकट करती है। यहां तक लिखी, यहां तक। इससे वह अपनी माँ के साथ कम वे पिता के साथ अधिक स्नेह प्रकट करती। और इसका प्रभाव बालिका में जीवन पर्यंत देखने को मिलता है। समझ नहीं बात? इसका प्रभाव बालिका में जीवन पर्यंत मतलब ताउम्र देखने को मिलता है। लिखो यहां पर, फिर कुछ और बताते हैं। हाँ नहीं, बालक में जीवन पर्यंत कोई हो भी सकता है और कोई जरूरी भी है। आप ही देख लो, जैसे बच्चा माँ से ज्यादा अटैच रहता, फिर बड़ा होता होता बाद में माँ से उतना ही अटैच रहता है। लड़कियां हैं वो लड़कों की बजाय ज्यादा अपने मम्मी पापा से अटैच होती है। समझ में आई बात? अब इसमें कई गुण हैं जिनके कारण वो अटैच होती है, सिर्फ एक दो चीज नहीं। थोड़ा बहुत कि इनमें इमोशनल जो नेचर होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से भी क्या होता है, इमोशंस के द्वारा वो क्या होती है, ज्यादा अटैच होती है। दूसरी बात, उनकी वो शादी वगैरह हो जाती है तो बहुत कम मिलती है, इसकी वजह से भी ज्यादा अटैच होती है। समझ में आई बात? सारा पूरा खेल इमोशंस का भी नहीं होता, पूरा इमोशंस का होता है तो फिर सास ससुर भी उतने ही अच्छे लगते। समझ में आई ना बात? आप कटे भी देख लेना, कोई भी लेडीज हो है ना, बिने आपके नानदा नानदी पीछे भतीजा भतीजी ये जगह बहुत ज्यादा अच्छा लग गया है, वो कौन है? कटे देख लेना। किसी तरह एग्जाम्पल बोले घर में उठा देख लीजिए, है कि नहीं? आप देखो, आप बुआ के घर जाते हो तो आपको बुआ आपसे कितने ज्यादा खुश होते हैं, है कि नहीं? बुआ को विशेष लगाव होता है भतीजे। भाई नणंदड़ा टाबर आज जना, हालांकि ठीक है पर वो भी तो थोड़ी रहे। लागना भी है क्या करे कि वो पीर को पौधो भी बढ़िया लागे तो भतीजा भतीजी भाई का लड़का लड़की है कि नहीं? चल आगे बढ़ते। अब देखो व्यक्तित्व के अपन प्रकार पढ़ेंगे। लोगों में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व होता है, ठीक है ना? भाव, जैसे भारतीय दर्शन के अनुसार भावशील, कर्मशील, समझ में आई बात? रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी ऐसे आते हैं ना, वो व्यक्तित्व आते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन आंसर सीरीज है, उस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। समझ में आई बात? तो उनका आप लोगों को जवाब देना है। तब तक जो लोग नए आएंगे वो करेंगे यहाँ से छापना शुरू, और मैं पूछना शुरू करूंगा आपको क्वेश्चन। तो एक सीरीज है क्वेश्चन की, मैं प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं बोलूंगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब देना। अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें होगा मनोविश्लेषण विधि में।
ये मनोविश्लेषण विधि ऐसी विधि है, ये मनोविश्लेषण का सिद्धांत ही ऐसा सिद्धांत है जिसमें अवचेतन मन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि नार्सिसिज्म का संबंध किससे है? स्वप्रेम से। स्वप्रेम से किसका संबंध है? नार्सिसिज्म का। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। और क्या क्या पूछा हुआ है आज तक इसमें से? मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन होता है अवचेतन मन के द्वारा। ये सारे पूछे हुए वन लाइनर है। ठीक है, आगे बोलता है सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन दमित इच्छाओं का भंडार होता है? इदम। इदम क्या होता है आपका? दमित इच्छाओं का भंडार। आगे अगला है कि अहम का क्या कार्य है? तो इसमें दिमाग लगाना, ये इदम और परम अहम के बीच संतुलन बनाए रखता है। समझ में आई बात? ऐसे ऑप्शन तो मिलेंगे आपको। फ्राइड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थानों पर किया उनके नाम हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो आपको इड, ईगो, सुपर ईगो और उपयुक्त सभी देगा। तो फ्राइड ने तीनों में बांटा, उपयुक्त सभी। इसके अलावा मनोविश्लेषणवादियों के सिद्धांत के अनुसार आगे बोल रहा है ये कि मनोविज्ञान की अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु का मूल आधार है। विषय वस्तु का मूल आधार क्या है? अवचेतन। कल लिखाया था ना, अवचेतन और अर्धचेतन, वो मिलाकर मनोविज्ञान की क्या थी? विषय वस्तु का आधार 90% जो होता है वो इसमें बोला गया। और तो नॉर्मल है। एक चीज और है, यदि आप रेगुलर पढ़ते हो तब आपको याद है, पीछे से दे रखी है। इसमें बोला गया है कि व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है उसमें विशेषक शब्द का प्रयोग किसने किया? आर.बी. केटल ने किया। हाँ, लिखाया हुआ है आपकी थ्योरी में, यह भी लिखाया मैंने। चलो हो गए, ये इतने क्वेश्चन थे। इस प्रकार के प्रश्न आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना? हाँ, दमित इच्छाओं का भंडार इड, इदम। हाँ, जो पूरी ना हो, दबाई हुई इच्छाओं का जो भंडार होता है वो इड को माना है सिगमंड फ्राइड। नहीं, यदि अभी आप है वो आप अभी दबा देते हो तो आपकी इच्छा किधर जाएगी? वो इड में जाएगी। समझ? बच्चे तो दबाते ही नहीं है। इड दमित इच्छाओं का भंडार है, बच्चे उसको दबाते नहीं, बच्चे ने एक्सप्रेस कर दी। अब आप आ गए ईगो स्टेट में। समझ में आई बात? अभी आपकी इच्छाएं दबेगी तो वो किस में जाएगी? इदम में, क्योंकि वो शारीरिक आवश्यकताएं जो आपकी पूरी नहीं होती है। शारीरिक आवश्यकताएं कहां जाकर पूरी होती है? किसमें पूरी होती है शारीरिक आवश्यकताएं? इड में, राइट? अभी आपकी कोई शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं हो तो वो किस में जाके दबेगी? इड में। बचपन में होता है, सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी बताता हूँ व्यक्तित्व के प्रकार। एक सेकंड, ये हेडिंग लगाओ आप लोग। देखो, जैसे मान लो बच्चा है, बच्चे में क्या पाई जाती है? इड पाई जाती है, राइट? बच्चा अपनी कोई भी भावना को दबाता नहीं, वो क्या कर देता है? एक्सप्रेस कर देता है। अब आप आगे ईगो स्टेट में, अभी आपका जीवन यहाँ चल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है ये इड, ईगो और सुपर ईगो ये अलग अलग आप फेज में रहते हो। यदि आपकी यहाँ पर कोई इच्छा दब गई तो वो किसमें है? इसमें। बुजुर्ग हैं वो भी दबा रहे हैं अपनी इच्छाओं को, तो वो किसमें जा रही है? इड में जा रही है, सेव हो रही है, भंडार है वो। यदि आप अभी ईगो स्टेट में हो, आप अपनी हर, ऐसा नहीं है कि अब आप ईगो में आ गए तो आप ईगो में हो, आप इधर जा नहीं सकते। आपने मान लो पूरी की पूरी मानसिक आवश्यकताओं को त्याग दिया, पूरे के पूरे छपरी बन गए, तो आप उधर किधर हो? वापस ईड में हो आप। समझ में आई? आप ईड में जाओगे तभी आपकी सारी की सारी जितनी भी ऑल टोटल है वो सारी की क्या होगी? पूरी होगी, कंप्लीट होगी इच्छाएं। चलिए और मैं आपको थोड़ी बहुत और चीजें बता देता हूँ। जैसे आपने कही जैसे देखा होगा लड़के और लड़कियां, लड़कों में बहुत कम पाया जाता है, लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। चाइल्डिश नेचर होता है। चाइल्डिश नेचर देखा क्या? मतलब बच्चों जैसे रिएक्ट करती है, ठीक है ना? तो अब मैं आपको बता दूं, अपने आप को खुल करके एक्सप्रेस करने के लिए आदमी क्या बनता है? बच्चा बनता है। समझ में आई ना बात? अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करने के लिए। अभी मान लो आप जेंटलमैन बन के कहीं खेलने चले गए,
एकदम सीधा चल रहे हो, सही तरीके से बैठ रहे हो, तो आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पा रहे हो क्या? है क्या नहीं? आप कहीं स्विमिंग पूल में गए कि हम एकदम सभ्य नागरिक हैं, जेंटलमैन आदमी की तरह इधर से डुबकी लगाओ, चुपचाप उधर से निकल के चले जाओ, है क्या नहीं? तो आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो क्या? तो आप क्या करते हो, अपने हम उम्र लोगों के साथ आप कहीं पर भी जैसे मस्ती वगैरह करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो हाईली, तो आप किस प्रकार की हरकतें करते हो? बच्चों जैसी। समझ में आई बात? इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए इंसान को क्या होना चाहिए, उसका अंदर का बचपन या बच्चा क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, वो पूरे दिन एक ही मतलब स्ट्रेट वे में चलेगा, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और इंसान की पूरी पूरी टोटल जैसे भावनाएं एक्सप्रेस नहीं होती है, वो ज्यादा अपने अंदर ही अंदर दबाता है, तो वो कुंठा का शिकार हो जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है। समझ में आई बात? ऐसे होता है। आपने कई बच्चों को ऐसे देखा होगा कि जिनकी भावनाओं को दबाया गया है, अपने गांव गली आसपास में देखना, उनका नेचर है वो अब नॉर्मल मिलेगा। मान लो आप जैसे ज्यादातर ऐसे होता है, टीचर के बच्चे वगैरह होता है ना, उनमें पाया जाता है क्योंकि ऐसे थ्योरी रहती है कि वो खुद सक्सेस फील करके ऐसे सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी सक्सेस कर दे, इसको इधर डाल दिया, कोचिंग से उठा के इधर पटक दिया, इधर से उठा के इधर पटक दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया। फिर आप देखना उस बच्चे को आप थोड़ा सा उससे मजाक करोगे ना, तो वो ऐसे मतलब ऐसे उखड़ने लग जाएगा, ऐसे चिड़चिड़ापन रहेगा उसके साथ, उसको हर दम ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं मैंने क्या खो दिया, है क्या नहीं? आप उसको उठा के चलाओगे ना कि ले चल थोड़े चल पानी बता से कहते बोले नहीं नहीं नहीं, मान लो जबरदस्ती ले गए ना, तो वो आधे घंटे लाड लो वापस आएगा, तो टेंशन में रहेगा कि आज के दिन का तो कोई मतलब ही नहीं, आज तो पढ़ाई खराब हो गई, है क्या नहीं? तो भले ही वो पढ़ो ना पढ़ो, याद हो ना हो, लेकिन वो लेके जरूर बैठा रहेगा, ऐसे बैठा ही रहेगा। तो वे ऐसे कुंठित क्यों हो गए? ऐसे कुंठित इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस होने का क्या नहीं मिला? मौका ही नहीं मिला कि खुल के एक्सप्रेस करें। चलिए, व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व का वर्गीकरण। चलिए, व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लेकर के अपन यहां पर बातचीत करते हैं। फिर से मैं आपको देखो छोटी मोटी चीज और बता देता हूं, एक दो चीज का आप ध्यान रखना। अभी आगे अपन ये व्यक्तित्व वगैरह पूरा हो जाएगा, उसके बाद में अपन क्या करेंगे? चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे, बाल विकास आएगा, उसमें बाल मनोविज्ञान होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली यूनिट करेंगे। उसमें देंगे कि एक जिज्ञासु अवस्था होती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछते हैं, लाड समझ में आई बात? मतलब भेजा चाट जाएंगे आपका, आप साथ ये क्या है, ओ कहाँ है, वो कहाँ है, क्या मतलब इन कंटिन्यू बताया रहा कि वो मतलब पूछना बंद करेगी, ये जिज्ञासु अवस्था। तो आप देखना अपने यहाँ के बच्चों में, बाहर वाले बच्चों में इतना गैप क्यों आता? मैंने कल एक रील देखी थी, समझ में आई बात? तो उसमें ऐसे वो बच्चा था ना, तो उसमें जो बच्चा था, तो उस बच्चे ने क्या हुआ कि वो अपने मतलब पापा के साथ चल रहा था, और उसके वो पिताजी थे, उन्होंने ऐसे रील बनाई थी। एक लड़का था, तो वो है ना, उसको मतलब वहां पे लग्जरी गाड़ियां थी। अमेरिका में आपने देखो बहुत ज्यादा लग्जरी गाड़ियां होती है हर सड़क। तो वो अपने पापा को ऐसे वो बोल रहा था कि हे डैडी दिस इज लैम्बोर्गिनी। तो वो बोलते हैं कि हाँ यस यस आई नो ड्यूड। फिर वो है ना दूसरी ऐसी गाड़ी आती है जिसको वो नहीं जानता है, तो वो बोलता है कि व्हाट इज दिस। तो वो उसके पापा उसको बताते हैं कि बेबी दिस इज पोस्चर, ये पोस्चर का आ रहा है। तो वो बोलता है कि हे ये पोस्चर है, अच्छा। तो फिर वो ऐसे बढ़ता है, तो वो जितने होते हैं वो उस चीज का क्या देते हैं? जवाब देते हैं, जवाब दे रहे हैं। समझ में आई ना बात? तो मैंने ऐसे सोचा आपा का बार को यहाँ बोल गया जरा सीधो सीधो चाल दो लगा ला माँ तो चाड़ है नहीं, आर बार सीधो देख है नहीं, फर्क है कि नहीं है? तो वो उनको ऐसे बता रहे, इसी वजह से उनके बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा एडवांस। एक बार मैं कहीं शॉपिंग करने गया, तो वहां पे एक ऐसे मतलब नर्स थी, और उसके साथ उसकी मतलब बेटी थी, ऐसे छोटी थी 12-13 साल की, ऐसे एक बच्ची थी छोटी सी। तो उसकी माँ ने उसको है ना ऐसे आगे किया उसको, खुद को वहां पे जहाँ पे वो सामान ले रहे थे ना, और वो उसके पीछे ऐसे 3 कदम पीछे खड़ी हो गई। फिर बोले कि सामान ले तो हिसाब कर, है क्या नहीं? तो वो जोड़ रही थी, ऐसे सोच सोच के सामान ले रही थी।
तो मतलब वो अपने बच्चों को वहीं से ही क्या देते हैं, पूरा ट्रेनिंग देते हैं। समझ में आई बात, ताकि वो छोटी छोटी चीजें सीखे। चलिए, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो लाडलो ऐसे बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि माँ और बाप होने का ऐसे नहीं है कि पैदा किए हो गए, ऐसे ने बच्चे जानवरों के भी होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, वो भी भूखे नहीं मरते हैं, सारा कुछ होता है। यही फर्क होता है इंसान में और जानवरों में, ठीक है। और इसमें एक और है, जिज्ञासा की अवस्था में कोई बच्चा है, उसकी जो जिज्ञासा को कभी भी दबाना नहीं, वो जो पूछे उसको जवाब देते रहना, कंटिन्यू जवाब देते रहना। जो पूछ रहा है उसको सही सही तरीके से बताओ। अपने ऐसा भी होता है कि यदि वो कोई पूछता है, वो थोड़ा बहुत उल्टा बता रहा है, तो उसको पूरा ही उल्टा बता देते हैं। समझ में आई बात? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसी समय उसके दिमाग का क्या होता है, डेवलपमेंट। ये मैं नोट डाल डाल के लिखा दूंगा आपको सारा कुछ, ठीक है। बढ़िए इसमें आगे। अब व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्ति में कई प्रकार के गुण होते हैं और उसके अनुसार अलग अलग प्रकार का इंसान का क्या होता है, व्यक्तित्व होता है, स्वभाव होता है। ये इसमें आपको समझ में आएगा। पहले इसमें थोड़ी बहुत राम कहानी लिखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। तो लिखना शुरू करेंगे अपन। लिखो, व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाने वाली, व्यक्ति में पाई जाने वाली अलग अलग विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। सबसे पहले इसका विचार कि भाई व्यक्तित्व का भी वर्गीकरण करना है। सबसे पहले इसका विचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में, ईसा पूर्व 4वीं सदी में हिप्पोक्रेटस ने दिया था। तथा इसके बाद वर्तमान में कई प्रकार के वर्गीकरण प्रचलन में। वर्तमान में कई प्रकार के वर्गीकरण जिनका आधार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से लिया है। सबसे प्रमुख वर्गीकरण शरीर रचना, मानसिकता एवं सामाजिक रूप से जुड़े पहलुओं के आधार पर है। चलिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आता है कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने। तो आपको ये हिप्पोक्रेटस वाली लाइन अंडरलाइन करनी है
और वेरी 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 मोस्ट लगा लेनी है इसको, ये इतना पूछा जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। सबसे पहली बात तो ये, बाकी की तो गाता है ताकि नोट्स अच्छे दिखे आप। देखो या कहाँ गया, क्या हुआ, आगे पीछे हो? चलो, व्यक्ति में पाई जाने वाले अलग अलग विशेषताओं के आधार पर इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये और आगे पीछे हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें बता देता हूं ना कि मेन बात क्या, आपने लिख तो लिया होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले किया था हिप्पोक्रेटस ने, ये ध्यान रखना इसमें, ये इंपॉर्टेंट। और आगे की बात आती है कि अलग अलग विद्वानों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया कि व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, और उनका अपना अपना आधार था। भाई आधार तो पूछेंगे ना कि भाई आप बता रहे हो कि व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, इसका आधार क्या है? तो कईयों ने तो शरीर रचना के आधार पर बता दिया कि जो मोटे लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे इस प्रकार की सोच के ऐसे होते हैं, जो पतले लोग होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जो एकदम फिट होते हैं उनका इस प्रकार से होता है। तो ऐसे यदि आपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तो वो किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है? शरीर रचना के आधार पर। यदि आपने दिमाग की कोई मानसिक योग्यता के आधार पर किया तो वो मानसिक आधार पर। समझ में आई बात? ऐसे और कोई सामाजिक आधार पर कर दे कि समाज में जो लोग इस प्रकार से होते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ऐसे भी आप व्यक्तित्व का क्या कर सकते हो? वर्गीकरण कर सकते हो। सबसे पहले अपन व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे भारतीय दर्शन के अनुसार, मतलब भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ भारतीय इंडियन फिलोसॉफी व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते, इसको आप सबसे पहले समझना। बाकी की तो गाता है जो अपन लिख लेंगे। भारतीय दर्शन कहता है कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के आदमी होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। बोले कैसे कैसे होते हैं? बोले कि ऐसे होते हैं, एक तो होते हैं सतोगुणी, एक कैसे होते हैं? सतोगुणी, एक होते हैं रजोगुणी, और एक होते हैं तमोगुणी। अब आपको याद रखने का सीधा याद रह जाए। बताओ भाई, सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? हिप्पोक्रेटस। और ईसा पूर्व 4वीं सदी। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बाद में कौन असर क्यों गणों में ध्यान होगी। अब देखो सतोगुणी, सतोगुणी में काय शब्द आयो? सत। रजोगुणी में काय आयो? रज। ये तमोगुणी में काय आयो? तम। सतोगुणी में सत है, सत को मतलब सच्चो, बढ़िया, मतलब गुड फील देवे कौन देवे? सत। सतोगुणी में सत है, जो सत शब्द है, जो गुड फील दिया अगर एकदम पॉजिटिव वाइब आवे, ठीक है। तो इरो मतलब ओ हुयो कि जका जका आदमी क्यान का है? स्नेही, प्रेमी, दयालु, सहयोगी, यहाँ का छोका छोका लखनाड़ा जका सब आदमी है ना, सहयोगी, दयालु, प्रेमी, ए लोग की माई सतोगुण। चल भारतीय दर्शन के वे समाज माई ने कई लोग यहाँ का हुए जका को व्यक्तित्व है वो सतोगुणी हुए। हालांकि ये 3 गुण है, ए मायने ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ हाई है। अब सतोगुणी में स्नेही, प्रेमी, दयालु, सकारात्मक भाव वाले सब आ गए। रजोगुणी में आवे रज। रज को मतलब एक तरीके में खून मान लो, है क्या नहीं? तो जका खून संबंधित जगह गरम मिजाज का आदमी वे सब इमाय। गरम मिजाज का मतलब कौन? के क्रोधी, क्रोधी नहीं, जान गरम भी होना, पॉजिटिवली गरम होना, वीर, रक्षक, सेवा करने वाले। जगह हिम्मती लोग हुए ना, साहसी, बलिदानी, त्यागी, तो ये सब लोग की माया करें, ये रजोगुण। देश सेवा, देश प्रेम, मतलब रक्षा करने वाला लोग है एक तरीकों कि भाई खुद ने कष्ट पहुंचार भी काई कर्या करे, आगे प्रॉफिट हो गया। ज्या वीर हुआ तो वीर खुद को बलिदान देर आगे। रक्षा करने वाला खुद भले ही लड़ाई में हाथ पे टूटो लेकिन रक्षा करे। साहसी लोग, बलिदानी, बलिदान दे दे कोई चीज को, त्याग कर दे, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, तमोगुणी, तमोगुणी में तम को मतलब यार है अंधेरा, मतलब नेगेटिव। अब इमाई आलसी, सस्त्रीकाल देखो, पहले हंसने जरिए क्या तमोगुणी है क्या? देखो आलसी, झगड़ालू, झगड़ालू किस्म का सगड़ा ईमान, आलसी ईमान, क्रोधी, लालची, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा,
लोग आ इन। अब जरूरी को नहीं कि एक आदमी है जो पूरो पूरो एक में ही आवे, कई यान का आलसी घणी आवे, रक्षा करना टाइम रक्षा करना ही हाल जावे। समझ में आई बात? तो मतलब दो दो का कॉम्बो पैक भी रहे, तीन तीन कही रहे हो, कॉम्बो पैक रहे कई मतलब मेनली बेज्ञान गुणान करिया डिवाइड। अब तांगमान किसे किसे तीनों ही है कटर हिंदू में तीनों ही है। एक यान का आदमी है, अब थांग करने जगह रहे आस पास में, अब डिसाइड करी जो कोई आवे ना कोई गलियाल मिले के वो रजोगुणी है, वो तमोगुणी है क्या नहीं? किसी को भी नींद आए ना क्लास में समझ लेना वो तमोगुणी है। ठीक है, सत श्री अकाल, आधी नींद सत श्री अकाल अठे पूरी करे 5 बजे 2-2.5 घंटा नींद में। और कई लोग सतोगुणी, स्नेही, प्रेमी, दयालु, सहायता करने वाले, सहयोगी। समझ में आ गया भारतीय दर्शन? तो हेडिंग लगाना है भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसमें पहले थ्योरी लिखनी है कि मूलतः सबसे पहले भगवत गीता में बताया गया था व्यक्तित्व के बारे में। मूलतः गीता दर्शन में सबसे पहले ऐसा विचार दिया गया कि संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति पैदा होते हैं। तीन प्रकार के व्यक्ति पैदा होते हैं जिनमें सद, रज व तम गुण की प्रधानता होती है। वे तम गुण की प्रधानता होती है। इस विचार को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि ने विस्तार से स्पष्ट किया इस चीज। जिसे वर्तमान में भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण मानते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति में किन गुणों की प्रधानता होती है? सद, रज और तम। बाकी बस सिस्टम है, चालते हुए अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार मानते हैं। तथा व्यक्तित्व को 3 प्रकार का मानते हैं। नंबर 1 पर लगाओ सतोगुणी। सतोगुणी में कौन कौन से आएंगे देखो। धार्मिक, सहयोगी,
सहयोगी, दयालु, सकारात्मक, स्नेही। अगला लगाओ रजोगुणी। क्या हुआ, लिखा नहीं? तो यार बड़ी मुश्किल से ये ऊपर नीचे होता है, पता नहीं, याद आता तोड़ देता है पेज को टुकड़ों में। अगला लगाओ रजोगुणी। रजोगुणी में याद हो गया वीर, रक्षक, त्यागी, बलिदानी। वीर, रक्षक, त्यागी, बलिदानी। सेवा भावी भी इसी में आएंगे। सेवा भावी मतलब सेवकों का। अगला है तमोगुणी। तमोगुणी में कौन कौन से आएंगे बोलो भाई? आलसी, झगड़ालू, झगड़ालू, प्रमादी, ये प्रमादी भी बोलते हैं, ये आलसी टाइप के होता है प्रमादी। ईर्ष्या, जलन वाले, क्रोधी, अंधकार पीरिये, ठीक है। तो बताओ भाई, शक्तिमान में जो डॉक्टर से कॉल आता था वो कैसा था? वो तमोगुणी था, है क्या नहीं? हर बात पर करता था अंधेरा कायम रहे, है क्या नहीं? वो अंधकार पीरिये आदमी था। चलिए आज के सेशन में इतना ही लेंगे।